बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमने अब तक बहुत सारी बातों को सीखा है। 9 क्लास इसमें हम पढ़ चुके हैं। इससे पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी और मुख्यतः था उसमें शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुीय कक्षकों का आकृति कैसे होती है, उसको हमने रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर देखा था। और हमने साई स्क्वायर और आर से ये पता किया था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और उससे इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि उस ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी। जहाँ हमने सीखा था कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होते हैं और पी और एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डम्बल शेप होते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी थी। आज के जो क्लास में हम बात करेंगे वो हम करेंगे आपबहु प्रिंसिपल या आपबहु सिद्धांत की। आपबहु सिद्धांत है क्या, इसका मतलब क्या है, क्या कहता है आपबहु सिद्धांत, उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करें। आपबहु का मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब निर्माण होना, बनाना। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या हो, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में किस प्रकार भरे जाएं। तो उन इलेक्ट्रॉन के भरने को आपबहु प्रिंसिपल से समझाया गया है। मूल आधार क्या है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में आएगा। ध्यान से बात सुने, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में आएगा। उसके बाद जैसे जैसे वो फिल होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे। तो आपबहु का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भरना, भिन्न भिन्न कक्षकों में भरना। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम जब गहराई से समझेंगे तो हमें आपबहु सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली के अपवर्जन का नियम, उसको समझें। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के अपवर्जन का नियम, ये सीखो ये क्या है। पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स, एक कोई एटम होना चाहिए, एक कोई एलिमेंट हो, उसके दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। फिर ध्यान से सुने बात के, आपको याद हो जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे 6ठी या 7वीं क्लास में, तब हमने ये कहा था, इस चैप्टर की जो 6th या 7th क्लास जो हमने ली थी, तो हमने कहा था कि 4 क्वांटम अंक कौन कौन से हैं या 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमने पहले कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, फिर कहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या, फिर कहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके अलावा एक क्वांटम संख्या और बताई थी जिसको हमने कहा था स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। तो कौन कौन सी थी? एक तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक था स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये कहता है कि एक किसी एलिमेंट के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन हो, उनके चारों क्वांटम अंक समान नहीं हो सकते। उनके ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इनकी वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। अब इसको कोई एग्जाम्पल से समझे तो बात और समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि एक जो सब ऑर्बिटल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कोई भी ऑर्बिटल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल लिया 2px। अब इस 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। इस 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ नहीं सकते। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके लिए n की वैल्यू समान हो सकती है, क्योंकि 2px में इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद बात करें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में कितना हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, ये भी 1 हो गई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, यदि हम कहें कि x है, तो आपको याद हो तो हमने कहा था +-1 और ये हो गया +-1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम हो गई। लेकिन जब स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे तो एक के लिए वैल्यू होगी +12 और दूसरे की वैल्यू होगी -8।
तो ऐसा तो हो सकता है कि 3 क्वांटम संख्याएं समान हो, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या निश्चित रूप से अलग होगी, वो होगी स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो, ये भी संभावना है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो। तो ऐसी स्थिति में या तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग होगा, या एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग होगा, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग होगा। एग्जाम्पल से बात समझिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसका 7, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये 1s2, इसके बाद 2s2 और 2p3, ये 2p3। अब यहाँ समझे, ये मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ, हम के 5वें इलेक्ट्रॉन और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और ये सेवंथ इलेक्ट्रॉन, इन सब के लिए स्पिन क्वांटम नंबर तो सेम है, ये तो इनके लिए सबके लिए +12 है। तो ऐसा एक कन्वेंशन है, एक परिपाटी है, तो मान लिया गया है यदि अपर डायरेक्शन में इनको दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है जिसमें +12 दिखाते हैं, और ये डाउनवर्ड में कर रहा है तो ये इसको -12 बताते हैं। इसको भी माने, ये पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए +8 होगी। तो ऐसा हो सकता है कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर, ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है 2p, तो 1s के इस 1s जो 2s का तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आप देखिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यों 0 हो गई, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है, लेकिन यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू तो दोनों में 2 है, n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है, n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है, लेकिन इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग होगी। तो हो सकता है किसी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो जाए, किसी में एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग हो जाए, किसी में मैग्नेटिक हो जाए, किसी हो सकता है दोनों अलग हो जाए, किसी में 3 अलग हो जाए, किसी में चारों अलग हो सकते हैं, 3 समान भी हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम अंक कभी भी समान नहीं होंगे। ये कहलाता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला समझ आ गया अच्छी तरह से। अब दूसरा सुनो, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है इसको समझे। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स हैं और उनकी एनर्जी सेम है, ऐसे ऑर्बिटल को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, समभ्रंश कक्षक। तो यदि उनकी ऊर्जाएं समान हैं तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। बात समझ लें कि पहले यदि समान ऊर्जा के कक्षक हैं, समभ्रंश कक्षक हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि समान ऊर्जा के कक्षकों में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाए, उसके बाद फिर दूसरा कक्षक भरे। तो ये कहलाता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, इसका भी हमने कहा था एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अभी क्या कहता है, जैसे ये 1s है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये एक एक तीनों में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो 2px 2py और 2pz है, इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, ये समभ्रंश कक्षक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए x 2px में और y में 1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, समान जो ऊर्जा वाले कक्षक हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और उसके बाद जाके पेयरिंग। हाँ, यदि इसमें अब जैसे ऑक्सीजन का केस आएगा, यहाँ पर हम ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उस 8 इलेक्ट्रॉन में अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब यहाँ पेयरिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। लेकिन यदि ये नाइट्रोजन है तो उसमें केवल ये एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आएंगे। तो पेयरिंग तब होती है जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आ गए होते हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं तो
उनमें रिपल्शन मिनिमम होता है, उनमें प्रतिकर्षण कम होता है, और जितना कम प्रतिकर्षण होगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा। जितना रिपल्शन कम होगा उतना जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो मिनिमम रिपल्शन के कारण से कि रिपल्शन उनमें मिनिमम हो, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाता है। और दूसरा एक और कि एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू इसमें अधिक हो जाती है, विनिमय ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। जब एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी तो सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाता है। तो इस कारण से ये जो तंत्र है या ये सिस्टम है कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसे हम कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम कहलाता है। दो नियम समझ में आ गए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा देखें n+l रूल। ये क्या है? n+l का नियम। n आप जानते हैं क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n+l रूल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और n यहां पर क्या है? l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी। जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मानो 3s और 3p। आपसे पूछे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, आपको सिद्धांत क्या समझा रहा है? वो समझा रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फैलेंगे। तो 3s के लिए n की वैल्यू निकालो, 3 के लिए, इसके लिए कितनी होगी? n की वैल्यू 3 और s की वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 3। इसके लिए कितनी? 3 और p के लिए 1, तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा? 3s में आएगा, उसके बाद 3p में आएगा। तो जिस किसी में n+l की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, और उसके बाद ये उसके बाद भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि दो ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी n+l की वैल्यू सेम हो। ऐसा भी हो सकता है जिनके n+l का मान समान, तब देखते हैं इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। जैसे मान लीजिए एक तो है 4p और एक है 3p। यहाँ समझने की कोशिश करें। इसके लिए n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 1, कितना हो गया? 5। 3 के लिए, इसके लिए n की वैल्यू 3 और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो ये भी हो गया 5। हम जानते हैं s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, ये 2 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 4 है, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब यहाँ दोनों ऑर्बिटल के समान हो गए n+l की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तब नियम ये कहता है कि यदि n+l की वैल्यू दो या अधिक ऑर्बिटल के लिए सेम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके n का मान कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके लिए भी n+l की वैल्यू 5 है, इसके लिए भी n+l की वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले जिसमें n का मान कम हो, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कम हो, और वो किस में कम है? 3d में कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 3d में आएगा, उसके बाद 4p में भरा जाएगा। एक और इसमें एक सिद्धांत है, वो कहलाता है हाफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। इसको समझिए कि अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों के स्थायित्व से मतलब क्या। जैसे हम जानते हैं p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में कुल 3 होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आ सकते हैं। हाफ फील्ड कम होंगे जब 3 होंगे। d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। तो d ऑर्बिटल में सिस्टम कब स्टेबल होगा? या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाफ फील्ड और फील्ड f में 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कब स्टेबल होगा? जब f में या तो 7 आए या 14 आए। बात को समझो, जैसे मान लीजिए क्रोमियम का नंबर 24। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा ऑर्गन के बाद में 3d5 4s। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था इसका? 3d4 4s2, ये होना चाहिए था। क्योंकि इसमें हम देखें यहाँ पर n+l की वैल्यू 5 है या n+l की वैल्यू 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएंगे, ये पूरा भर गया, उसके बाद इसमें आएंगे। तो पहले पूरा भर चुका है, इसके बाद इसमें 4 आ गए। ठीक है, तो अभी तक जो हमने नियम पढ़े उस हिसाब से तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ये गलत है, ये सही है। 3d5 4s1 होता है। क्यों? क्योंकि ये d में हाफ फील्ड कंडीशन हो गई, d अर्धपूर्ण कक्षक हो गया, और जब अर्धपूर्ण कक्षक हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाता है।
हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होते हैं? कारण हमने बताया, दो कारण। एक तो इनमें ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में है और इनकी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू कम होगी। यदि हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू -10 की आती है। इसके लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? -10 की। और यदि इस वाले केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -6 की आएगी। माइनस मतलब एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है मतलब सिस्टम लोअर डी लेवल पर जा रहा है, लोअर डी लेवल जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो इन दोनों केस में स्टेबल कौन सा वाला सिस्टम होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का रिलीज हो रही है वो -10 के है। माइनस मतलब माइनस केवल साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें 6 की। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा? ये स्टेबल होगा। तो 3d5 या 3d10 कॉपर के केस में हम देखते हैं तो 3d10 होता है, ना कि 3d9 तो जब इन चारों बातों का हम ध्यान रखेंगे, पहला हमने कौन सा सीखा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर हमने सीखा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर तीसरा सीखा हमने n+l रूल, और चौथा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम आपबॉल सिद्धांत कुल मिला के इन चारों से मिलकर बनाए, तब न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, या इस पर कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं।